يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يا قوم ما لي يدعوكم العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الكفرة الذين अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा कैसा चल रहा है रमजान? सब खैरियत? और सर बस सर गर्मी ज्यादा है। सर बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ बेटा, गर्मी तो अभी मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं अभी एयरपोर्ट रोड से आ रहा हूँ। तकरीबन 2.5 घंटे ट्रैफिक में फंस के बस 5 मिनट पहले मैं घर पे पहुंचा हूँ। मैंने कहा 10 मिनट आपको पहले मैं सेटल डाउन हो जाऊँ। सर आप एयरपोर्ट गए थे? आराम करें पर आप। हाँ बेटा, मैं बेटा एक काम से वहां पे गया था, क्योंकि मेरे जो एयरपोर्ट का मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि वो सब जानते हैं किस तरफ है। अच्छा सर उसी इसी एरिया में था। अभी मैं वहीं से वापस ड्राइव करता आ रहा हूँ, तो हालत बिल्कुल खराब हो गई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सेहत बरकरार है। और आप लोगों का बेटा रमजान कैसे चल रहा है? और पेपरों की तैयारी वगैरह कर रहे हैं कुछ? सर अभी तो नहीं हो रही पेपरों की तैयारी। बेटा ये शुरू कर दें काम, ये शुरू, आप अपनी वर्किंग करना शुरू कर दें। मैंने अब बता दे टॉपिक तो बेटा जो ही क्लास में बताया वो उसमें से आएगा। टॉपिक और क्या बताऊं मैं? और आपके पेपर में जो सवालात होंगे थोड़े से बेटा कॉन्सेप्चुअल होंगे, तो इस चीज को जहन में रखें। सर थोड़ा यूनिवर्सिटी ओपन होगी, थोड़ा तो गाइड कर दिएगा सर कैसे होंगे, क्योंकि सर फिजिकल क्लास वो अलग होती है, ऑनलाइन में सर आपको पता है कभी नेटवर्क इशू, कभी ये, कभी कुछ और इशू हो जा रहा है। मतलब सर फिजिकल क्लास में एक दफ़ा आप गाइड कर देंगे ना, जैसे हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी ईद के बाद 1 वीक में भी लैब होगा सर, नहीं मैंने बेटा, मेरे सुना। ख्याल में 1 वीक लैब नहीं होगा। 24 तारीख से ही आपके एग्जाम शुरू हैं। अच्छा सर। और दूसरी बात बेटा देखिए, अब वो टाइम नहीं रहा कि आप इस तरह सोचें। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि अब आप लोग बेटा सेल्फ स्टडी जब करेंगे ना, जब आप खुद इक्वेशंस या सर्किट्स या जो भी कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं कोई इस सब्जेक्ट के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ। इन चीजों से बेटा बाहर निकलें भी, कि आपको एक स्पून फीडिंग चाहिए। देखिए, टीचर आपको गाइड करता है, वो आपको कॉन्सेप्ट समझाता है, वो आपसे चीजें डिस्कस करता है। अब आपका काम है कि उसको मजीद उसकी इन डेप्थ में जाएं, और फिर वहां से सवालात जो आपको चीजें समझ भी नहीं आ रही, उनके सवालात अपने पास तहरीरी तौर पे यानी कि लिख के अपने पास रखें। और फिर जब टीचर से आपका क्लास में मिलना हो या ऑफिस में चले जाएं, सर मुझे ये चीज समझ में नहीं है। बेटा ये बहुत जरूरी है। देखें, जब तक आप इस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीखेंगे। मुझे भी अफसोस हो रहा है कि अभी आए दिन मुझे टीचरों की तरफ से शिकायतें मिल रही हैं, बच्चों की तरफ से, कि कुछ स्टूडेंट जो है वो ग्रुप्स में सबको तंग करते हैं, और वो बड़ा उन्होंने परेशान कर रखा है। ऐसा है कि बेटा नहीं है? यस सर। बेटा मुझे एक सवाल बताएं। पहला जो हमला हुआ था, इसराइल ने किया था, उसमें क्या हुआ था?
कोई फॉलो कर रहा है इस चीजों को? पहला जो 28 तारीख को सो कॉल्ड जो वीकेंड होता है, लोग आराम करते हैं, रोजा रखा होता है, नींद करते हैं, उस दिन जो इसराइल ने ईरान पे हमला किया था, तो उस हमले में क्या क्या नुकसान हुआ था? सर सर नहीं पता। उनके खामेनाई मर गए उनको शहीद कर दिया गया था, और वो तो बेटा 160 बच्चों बात को की शहीद। बात। वो बाद हाँ, में हुई थी। 160 जो प्राइमरी स्कूल की बच्चियां थी, उनको बेटा उन्होंने शहीद किया था। तो आपको, आई डोंट नो, थोड़ा सा भी फील नहीं होता कि उनकी याद आपके जहन में ताज़ा हो, या उनकी तकलीफ आपके जहन में, आपके दिल पे हो कि नहीं यार, ये हमारे मुसलमान घर की बच्चियों के साथ, हम अपने ही किसी घर के बच्चों को तकलीफ में देखते हैं तो हम सारे हिल जाते हैं। तो इनको सोच के कोई असर नहीं होता आपके दिलों पे या आपके जहनों पे? तो बेटा थोड़ा सा अब बचपना खत्म करें। दुश्मन सर पे खड़ा हुआ है, अब अपने ये जो है ना हरकतें वो खत्म करें। यू शुड बी मेच्योर एंड कमिटेड टू योर टारगेट। आप पता नहीं अपने आप को हल्के में क्यों ले रहे हैं। यू कैन डू मिरेकल्स एंड यू कैन डिफीट द एनिमीज। लेकिन पॉइंट ये कि अपने आप पे आपको भरोसा करना सीखना होगा और सही रास्ते की तरफ आपको चलना सीखना होगा। बेटा मैं अभी कुछ चीजें दोबारा रिव्यू की तरफ लेके जा रहा हूँ, ताकि बच्चों को और भी मैं जरा क्लियरली चीजें समझा सकूं कि हम किस दायरे में और किस डायरेक्शन में क्या करने जा रहे हैं या क्या सीखने जा रहे हैं। इसलिए बेटा ये दोबारा एक प्रेजेंटेशन मैंने ऑन की है ट्रांजिस्टर बायसिंग पे, क्योंकि आपको मैंने कंटेंट्स दिखाए थे जिसमें ज़्यादातर जो फोकस है तकरीबन 90% वो ट्रांजिस्टर्स की मुख्तलिफ ओरिएंटेशन पे और ट्रांजिस्टर की मुख्तलिफ जो एप्लीकेशंस हैं उस पे ही है। सर हम आपने तब तक, ट्रांजिस्टर की 3 स्लाइड शेयर की है। हाँ लेकिन बेटा वो ट्रांजिस्टर की वो स्लाइड्स हैं जिसमें ट्रांजिस्टर के वर्किंग प्रिंसिपल को बताया गया है, एप्लीकेशंस को नहीं। यानी कि ट्रांजिस्टर होता क्या है, कितने टाइप्स होते हैं ट्रांजिस्टर के, जैसे एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, उसमें हम जो हमने ये समझा कि ट्रांजिस्टर एज ए स्विच के तौर पे इस्तेमाल होता है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इस्तेमाल होता है। ये हमने क्या किया था, प्रिंसिपल उसका स्टडी किया था। और फिर उसमें 3 उसके टर्मिनल्स होते हैं, जिसको एक को बेस कहते हैं, दूसरा कलेक्टर है, तीसरा एमिटर है, जो कि 2 पीएन जंक्शन जो है आपस में मिलके बन होते हैं। उसमें हमने ये भी देखा था कि एनपीएन जो ट्रांजिस्टर है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आता है। मैं कुछ चीजें रिपीट भी कर रहा हूँ ताकि हमारी डिस्कशन में आए। लेकिन उसके बाद जो हमने टॉपिक अटेंड किया था वो था ट्रांजिस्टर की बायसिंग, कि उसके मेथड्स कौन से हैं वर्किंग के। यानी कि एक तो वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, अब उसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं। हमने 2 एप्लीकेशंस पढ़ी थी, स्विचिंग और एम्पलीफिकेशन, लेकिन वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में थी, यानी कि वो जस्ट एक मेजर इसके जो फंक्शन से विद इन दो ब्रॉड पिक्चर्स उसमें और क्या आता है, वो हमारा था बेटा। उसके लिए हम बात करते हैं बायसिंग की। तो बेटा मैं बार बार इसलिए डेफिनेशन को कर रहा हूँ क्योंकि, अच्छा एम्पलीफाई किसको करेंगे, डीसी सिग्नल को या एसी सिग्नल को? जी बेटा, हम जो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, तो वो एम्पलीफाई किसको करेगा? एसी सिग्नल को सर। इसको? हाँ बेटा बताएं, देखिए बेटा जो भी एसी गलत सिग्नल। सलत है, गलत है एसी। नहीं बोले जरूर प्लीज। ऐसी आपने बेटा ऐसी पता है, डीसी को क्यों नहीं? जी बेटा डीसी को क्यों नहीं? कोई बेटा इसका जवाब दे सकता है अभी? सर आप बता दें। बेटा आप कोशिश तो करें ना, देखें मैंने आपको सिग्नल के ग्राफ बना के बताए थे। आप थोड़ा जहन लगाएं कि अगर हम 12 वोल्ट का डीसी सिग्नल देंगे तो एम्पलीफाई होकर क्या मिलेगा हमें?
डीसी सिग्नल को बेटा हम एम्पलीफाई नहीं कर सकते, उसको बूस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम बूस्टर का इस्तेमाल करते हैं। हम जो अब आपको जो स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? Transistor biasing. Yes, it is a process of setting a transistor DC operating voltage or current conditions to the correct level so that any AC input signal can be amplified correctly by the transistor. यानी कोई भी अगर AC इनपुट सिग्नल हो उसको हम एम्पलीफाई कर सकें जो इसकी ट्रांजिस्टर की स्टेडी स्टेट ऑफ ऑपरेशन डिपेंडेंट। स्टेडी स्टेट से बेटा बेटा क्या मुराद है? ये जो यहाँ पे मैंने कर्सर भी मूव कर रहा हूँ, स्टेडी स्टेट से क्या मुराद है? जी बेटा बताएं। किसी को बेटा पता है इस बारे में, स्टेडी स्टेट के बारे में? सर नो आइडिया। बेटा आप देखें, जब आप सपोज मैं बड़ा स्पेसिफिक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे ताकि आपको उसके हवाले से बाकी चीजें भी समझ में आ जाए। आपके हाथ में गर्म चाय का कप है, आप उसको उठा के जब चलते हैं तो किस तरह चलते हैं? सर आराम आराम से, ताकि वो गिरे नहीं। ताकि वो गिरे नहीं। तो बेटा आपको जो वो मूवमेंट है वो एक कंसिस्टेंट होती है। सडनली कोई बराबर से बंदा गुजरा, उसका हाथ लग गया, झटका लग गया, तो क्या होगा? वो स्टेडी स्टेट से ट्रांजिशनल स्टेट में चली गई चीज। ठीक है, यानी कि जो उसका नॉर्मल बिहेवियर, आप सिंपल वॉक भी करें बिना कप के, कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, सिंपल वॉक कर रहे हैं, जो हम लोग वॉक पे या जॉगिंग पे जाते हैं, जो वॉक करते हैं, तो वो भी एक स्टेडी स्टेट में होता है। लेकिन सडनली वॉक के दौरान आपने एक झटका लिया और रनिंग शुरू कर दी, फिर रुक गए, तो आपने जब वॉक से रनिंग की मोड में शिफ्ट हुए तो आपका स्टेडी स्टेट जो है वो नेक्स्ट स्टेडी स्टेट ट्रांजिशन में चेंज हो गया। अब आप जॉगिंग भी कंसिस्टेंट कर रहे हैं, यानी कि ना तेज ना स्लो, बल्कि तेज हो या स्लो हो लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो अब आपका हायर लेवल पे स्टेडी स्टेट हो गया। फिर आप दोबारा वॉक पे आ गए, तो आपने अपर वाले स्टेडी स्टेट से नीचे वाले स्टेडी स्टेट पे आ गए, लेकिन उसके दरमियान जो ये स्विचिंग होती है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। स्टेडी स्टेट का जो अपोजिट कहें वो है ट्रांजिशनल। अब सपोज आप गाड़ी चला रहे हैं, अब आपको पता है कि गाड़ी चलानी है तो बिल्कुल एहतमाम से स्टीयरिंग को पकड़ के फर्म तरीके से, ज़्यादा टाइट भी नहीं पकड़ना है, और आपने चलानी, लेकिन थोड़ा सा कोई आगे स्पीड ब्रेकर आ गया, कोई पत्थर आ गया, या कोई जानवर आने वाला है, या कोई खुदा न खास्ता कोई इंसान आने वाला है, आप फौरन गाड़ी को एक तरफ स्विंग करते हैं अपोजिट साइड पे, तो आपने अपने स्टेडी स्टेट से क्या किया? ट्रांजिशन में शिफ्ट हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा आप गाड़ी संभाल लेते हैं, तो आप दोबारा अपने स्टेडी स्टेट पे आ जाते हैं। लेकिन हो सकता है पहले आप 40 किलोमीटर पे चला रहे हो, अब आप दोबारा 20 किलोमीटर पर आवर पे आ गए। ये दोनों स्टेडी स्टेट हैं। जो भी किसी चीज का नॉर्मल बिहेवियर होता है उसका ताल्लुक स्पीड से नहीं है। सपोज 10 पे गाड़ी चल रही है तो उसका स्टेडी स्टेट है वो एक उसका नॉर्मल एक बैलेंस स्टेडी स्टेट, यानी कि बैलेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप साइकिल चला रहे हैं, बाइसिकल, ठीक है, आप बाइसिकल चला रहे हैं रोड पे, सिंपल, वो एक स्टेडी स्टेट है। लेकिन मैं आपको कहूं कि एक छोटी सी पतली सी दीवार है, आप उस पर बाइक चलाएं, या आपने ईंटें रख दी लाइन से और आपने ईंटों पे बाइक चलानी है। अब ईंटों का बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस होता है जो उस पे बाइक का व्हील है वो मूव होता है, तो आप देखेंगे हर वक्त आपका हाथ में झटके लगा रहा होगा व्हील को अलाइन करने के लिए। तो ये वो चीज है जिसमें आप हर वक्त ट्रांजिशनल फेज में है, कभी स्टेडी स्टेट में आएंगे ही नहीं। You imagine you are riding your bike on the not a pile but a series of bricks placed in a straight direction position, उस पे आप बाइक चला रहे हो या बाइसिकल चला रहे हो, या अगर कोई बंदा डांस कर रहा है तो वो हर वक्त ट्रांजिशनल फेज में है, स्टेडी स्टेट फेज में नहीं है वो।
तो स्टेडी स्टेट वो फेज कहलाता है जिसमें आप बैलेंस्ड उसको फेज कह सकते हैं, उसका उसका जो डिजायरेबल बिहेवियर है उसको कह सकते हैं। तो यहां पर भी ये कह रहा है कि अगर इस ट्रांजिस्टर को स्टेडी स्टेट ऑपरेशन पे चलाना है तो उसके लिए आपको बेस करंट, कलेक्टर वोल्टेज और कलेक्टर करंट, इन तीनों को आपस में बैलेंस करना होगा। अब ये बेटा वही चीज एक अलग तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रांजिस्टर को का जो स्टेडी स्टेट है उसके लिए हमें इन तीन चीजों का ख्याल रखना है, बेस करंट IB, कलेक्टर वोल्टेज VCC एंड कलेक्टर करंट यानी कि IC। And therefore, if a transistor is to operate as a linear amplifier, it must be properly biased to have a suitable operating point. और आप उसको चाहते हैं कि वो linearly amplify करे तो उसको properly आपने biasing करनी है। अब हमारे पास biasing के जो methods है वो हमने 4 बेटा डिस्कस किए हैं। ये वही 4 हैं जो हमने पिछली एक स्लाइड में भी किए थे, लेकिन मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ बेटा कि एक दफा पढ़ने से या एक दफा देखने से चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको बार बार उसको डिस्कस करना होता है, बार बार उसको समझना होता है। इसीलिए मैं मुख्तलिफ स्लाइड्स रेफर करता हूँ ताकि हर इंसान ने, हर ऑथर ने अपने अंदाज से उस चीज को की तशरीह की होती है। तो उससे ये होता है कि हो सकता है एक बंदे की बात आपको समझ में ना आए या आधी समझ में आए, या फिर दूसरे बंदे के बात पढ़ने से एक दफा आपकी रिपीटेशन भी हो रही है कि जो उसमें टॉपिक पढ़े थे वही इसमें, लेकिन उसने अपना तरीकेकार थोड़ा डिफरेंट रखा हुआ चीजों को समझाने के लिए। तो वो बहुत ही बेहतर एक आपके लिए एक फ्रूटफुल चीज होती है कि आप मुख्तलिफ जावियों से उन चीजों को देखें। इसमें भी बेटा वही बेस रजिस्टर मेथड, एमिटर बायस मेथड, जिसमें हम इससे पहले मैं आपको सबसे पहले डेफिनेशन कौन सी बताई थी मैंने आपको बायसिंग की? सर फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस, नो बाइस। हाँ बेटा ये तो थी, लेकिन आपको मैंने कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर और कॉमन बेस भी तो बताया था ना बेटा। यस यस सर। हाँ, अब इन चीजों को आप लिखें, इन चीजों को लिखें और इनको समझने की भी कोशिश करें। इनके सर्किट्स हर किसी के अलग अलग ड्रा करें और उन सब सर्किट्स को एक ही पेज पे या 2 पेजेस पे, अगर एक ही आपका रजिस्टर है तो उसके दोनों जो पेज खुलते हैं उन पे बना के फिर तो कंपेयर करके यार इसमें क्या फर्क था, इसमें क्या। बेटा किसकी आवाज आ रही है? दोबारा म्यूट कर देता हूँ। हाँ एनीवे बेटा ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग और भी इसमें स्ट्रांग होगी। हम बेटा इसमें देखते हैं कि हमारे पास ये 4 जो है बायसिंग के मेथड है। एमिटर बायस क्या होता है? इज अ वेरी गुड एंड स्टेबल वे टू बायस अ ट्रांजिस्टर if both positive and negative power supplies are available. Emitter bias fluctuates very little with temperature variation and transistor replacement. अच्छा बेटा अब ये 2 पॉइंट भी यहाँ पे आखिरी जो 2 लाइनें हैं कि टेम्परेचर की वेरिएशन और ट्रांजिस्टर रिप्लेसमेंट। आपने अगर जो करंट को, जो बेस करंट है उसको आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, बेस करंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जो कि बेस की जो रेजिस्टेंस है उसके मुताबिक उसको कंट्रोल किया जाता है। आपको याद होगा कि हमारे पास जो बेस रेजिस्टेंस थी वो हमने 100 किलो ओम्स रखी थी और जो कलेक्टर की जो रेजिस्टेंस थी वो हमने सिर्फ और सिर्फ 1 किलो ओम्स रखी थी, तो 100 टाइम्स उससे ज्यादा थी। यानी कि हम बेस के जो करंट है उसको कंट्रोल करके अपना काम कर सकते हैं। लेकिन आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन अगर टेम्परेचर वेरी करता है या ट्रांजिस्टर रिप्लेस होता है तब भी हमारी बायसिंग जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ तो इंटरनल फैक्टर्स हैं और कुछ हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर क्या थे कि हमने करंट को भी कंट्रोल में रखा हुआ है, हमने वोल्टेज को भी कंट्रोल में रखा हुआ है, हाँ भाई एवरीथिंग इज ओके। लेकिन टेम्परेचर जब बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव होंगे तो वो गर्म होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फिर उसकी दोबारा एम्प्लीफिकेशन या ट्रांजिस्टर की परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा। एक तो टेम्परेचर का फर्क वजह से फर्क पड़ेगा, दूसरा अगर हम उसी टाइप का दूसरा ट्रांजिस्टर भी भले लगा लें लेकिन फिर भी हमारी जो परफॉर्मेंस है ट्रांजिस्टर की वो उससे इफेक्ट पड़ेगा उसमें। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा कि हमने टेम्परेचर वेरिएशन और ट्रांजिस्टर रिप्लेसमेंट से क्या फर्क पड़ता है। बेटा ये सबसे पहले बेसिक था हमारे पास, जो हमारे पास ट्रांजिस्टर बायसिंग विद एमिटर फीडबैक। अब इसमें ये थोड़ा सा बेटा मुख्तलिफ है। ये जो टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन है ऑफन कॉल्ड सेल्फ एमिटर बायसिंग, uses both emitter and collector based feedback to stabilize the collector current
but the output has reduced gain because of the base resistor connection. अब इसमें जरा आप देखें कि इस आपको मैंने एक भी चीज बताई थी, गेन ज्यादा होता है कॉमन एमिटर में। हमारे पास बेस जो है वो 20 से 200 के दरमियान उसका गेन होता है, यानी अगर हम एक सिग्नल उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो या वो बढ़ के 20 या 200 तक हो सकता है। ये हमारे पास थी कॉमन एमिटर में जो इसके फवायद थे। ये मैंने फवायद भी आपको बेटा क्लास में बताए थे और हमने चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस भी की थी। इसके अलावा जो इस बेटा इसमें देखें हमारे पास जो सर्किट है उसमें फीडबैक आ रहा है। अब देखें RB1 और RB2 ये दोनों एमिटर से और कलेक्टर से और एमिटर से कनेक्टेड है, यानी फीडबैक है, वापस आ रहे हैं, इसी के साथ कनेक्टेड है। तभी इसी को इसने नाम क्या दिया है, ट्रांजिस्टर बायसिंग विद एमिटर फीडबैक। द करंट फ्लोज फ्रॉम द एमिटर causes a voltage drop across RE। तो जब करंट हमारा फ्लो करता है एमिटर से तो सारी बातें वोल्टेज ड्रॉप होगा इसमें इन सच अ डायरेक्शन दैट इट फॉरवर्ड बाय द एमिटर बेस जंक्शन। तो ये क्या करता है फिर हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग का काम करता है, यानी इनपुट कहां से हमारे पास होगा, बेस से, और आउटपुट हमारे पास क्या होगा, RE से। इसी तरीके से ये बेटा हम आपको जो कॉमन एमिटर में था उस पे इनपुट बेस और एमिटर से है और आउटपुट जो है कलेक्टर और एमिटर से है। ये दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को अच्छे तरीके से बेटा रिव्यू करें और प्लीज समझें। बहुत बारीक बारीक से फर्क है इसमें, लेकिन थोड़ी सी भी गलती होगी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस लिहाज से आपको सर्किट खुद हाथ से ड्रॉ करने होंगे कि भाई उस सर्किट को इनपुट कहाँ से मिला हुआ, वो सर्किट ओपन है, क्लोज है, यानी कि बेस का टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड है, या वो अलग एक्सटर्नल वोल्टेज से कनेक्टेड है, या वो फीडबैक होकर कनेक्टर या एमिटर से कनेक्ट हो रहा है। तो ये चीजें बेटा आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है। इफ द एमिटर करंट इंक्रीजेस वोल्टेज ड्रॉप IRE आल्सो इंक्रीजेस। तो जब जाहिर बात है V इज इक्वल टू IR है बेटा, तो जब करंट बढ़ेगा तो हमारे पास ये वोल्टेज भी बढ़ेगा। सिंस द पोलैरिटी ऑफ दिस वोल्टेज रिवर्स बायसेस द एमिटर बेस जंक्शन IB ऑटोमेटिकली डिक्रीजेस। जो हमारा करंट है वो हम चाहते भी ये हैं कि IB हमारा कम से कम हो ताकि हम एक्टिव मोड रीजन में रहें। आपको याद होगा कि हमारे पास जो ये पिक्चर है, ये मैं दोबारा आपको बेटा शो कर देता हूँ। आपको ये चीजें अब जहन में रखनी होंगी और समझनी होंगी याद करके। एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम गोना शो यू इन अ सेकंड। सी इन दिस पिक्चर, अभी आपको बेटा दूसरी प्रेजेंटेशन मैंने शेयर कर ली आपसे पहले भी। इसमें जो ब्लू लाइन है वो सारे IB हैं। ये जो ब्लू लाइन्स आ रही है ये सारी IB की वैल्यूज हैं, मुख्तलिफ IB1, IB2, IB3, IB4। तो हमें IB को कंट्रोल रखना है ताकि हम एक्टिव रीजन में रहें, ना कि कट ऑफ रीजन में हो, या ना ही फिर हम सैचुरेशन रीजन में हो, और ना ही हमारे पास जो ब्रेक डाउन जो है उस रीजन में हो। तो हमें रीजन्स को भी हमने डिस्कस किया हुआ है और ट्रांजिस्टर के, और उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स को, उसकी दुखती रग कौन सी है, उसकी नब्ज कौन सी है जिसको हम कंट्रोल करें ताकि हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट हो वो स्टेबल रहे। और बाकी जो उसने बात की है रजिस्टर की, बेटा रजिस्टर वैल्यू तो हम पहले से सेट कर लेते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। जिस तरह F इज इक्वल टू MA होता है, मास तो ऑब्जेक्ट का फिक्स होता है। सर आवाज कट रही है। बेटा एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड अगेन। सर आवाज नहीं आ रही। बेटा अब आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो बेटा इसमें हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरह F इज इक्वल टू MA होता है, या वो हमारे पास एक और इक्वेशन होती है स्प्रिंग की, F इज इक्वल टू माइनस KX होता है। हम दूसरी बहुत सी ऐसी इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं अपने रूटीन में जो हमें बताता है कि भाई एक चीज किसके डिपेंडेंट है और उसमें क्या कांस्टेंट है। जैसे टॉर्क किसके बराबर होता है, जो फोर्स किसके बराबर होती है, इन सब चीजों को बेटा हम इसमें एक चीज हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मैंने आपको एक जो बेसिक मैथमेटिकल मॉडल था वो भी बताया था कि जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इज इक्वल टू फंक्शन है किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे पास कोई पैरामीटर होगा या कोई फोर्सिंग फंक्शन होगा। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो चीजें होंगी उन्हीं से हम
खेल सकते हैं। इसके बाद बेटा ये हम करंट सर्किट एनालिसिस ऑफ एमिटर बायसिंग, ये अब देखें बेटा, ये जो हमारे पास अभी वो आया है सर्किट, ये एक मैं कहूँ कि बेसिक सर्किट है, जिसमें जो बेस है वो भी ग्राउंडेड है, जो एमिटर है वो भी वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ पे बेस ग्राउंडेड है, देखिए यहाँ पे हमारे पास बेस ग्राउंडेड है और एमिटर और कलेक्टर पे हमारे पास वोल्टेज गिवन है। तो माइनस टर्मिनल जो वोल्टेज का है वो एमिटर पे है, पॉजिटिव टर्मिनल जो वोल्टेज का है वो कलेक्टर पे है। तो इस सूरत हाल में बेटा क्या होगा, हर सूरत हाल में जो टोटल वोल्टेज है वो बेटा सेम रहेगा। जो इनपुट वोल्टेज है वो जहां जहां वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये देखें वी डबल ई इज इक्वल टू आई बी आर बी, कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, वीबीई कुछ वोल्टेज बेस और इलेक्ट्रिक इसके एमिटर के दरमियान ड्रॉप हो रहा है, और आईईआरई कुछ वोल्टेज इस रेजिस्टर पे ड्रॉप हो रहा है। लेकिन जो टोटल वोल्टेज है वो सेम रहेगा। जिस तरह हम थर्मोडायनेमिक इक्वेशन को बोलते हैं ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड और द टोटल सम ऑफ एनर्जी विल रिमेन ऑलवेज सेम। या मोमेंटम की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि जो मोमेंटम है वो किसी सिस्टम का बिफोर और आफ्टर स्ट्राइक सेम रहता है। इसी तरह ये भी वही प्रिंसिपल है कि आप जो वोल्टेज इसको इनपुट दे रहे हो जो कि वीईई है, वो जब आगे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो उन जो जितना भी ड्रॉप हो रहा है वो सारा मिलके इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा। ये तो बेटा बेसिक चीज है, ये तो है ही साइंटिफिक प्रिंसिपल। इसी बेस पे उनके कंजर्वेशन जो है पेपर में आएगा बेटा, क्यों नहीं पेपर में आएगा, पेपर में क्वेश्चंस आएंगी आपको। मैं अभी इसी हफ्ते में आपकी है थर्सडे ट्यूसडे को क्लास है 2 घंटे की ना, तो उसमें ही मैं आपको ये सारी क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी मैं आपको इसलिए थोड़ा सा और वार्म अप कर रहा हूँ ताकि आप दोबारा इन चीज़ों को जहन से और नज़र से गुजारें कि यार ये सर्किट्स में कहाँ कहाँ वेरिएशन है, कहाँ कहाँ एक दूसरे से दिखने में मुख्तलिफ है, या क्यों ये एक सर्किट में एक लाइन जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो रही है, दूसरी लाइन कलेक्टर के साथ हो रही है, तो क्यों हो रही है और उससे फर्क क्या पड़ रहा है हमें। उस लिहाज से बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिमिलरली यहाँ पे दूसरा देखें, ये वही ट्रांजिस्टर का सर्किट स्कीमेटिक है, लेकिन इसमें हमारे पास जो बेस पे ग्राउंडेड है, एमिटर पे भी हमने ग्राउंड लगाया हुआ है और कलेक्टर पे भी हमने ग्राउंड लगाया हुआ है। तो इसमें वीई किसके बराबर होगा, और क्योंकि 3 अलग अलग वोल्टेज आ रहे हैं बेटा इसमें देखें, उधर सिर्फ एक वोल्टेज था डबल ई, तो सारा वोल्टेज ड्रॉप एक के बराबर था। लेकिन इसमें हमारे पास वी और वीसी अलग वोल्टेज है, तो ये सारे वोल्टेजेस आपस में फिर आगे जाके सम होंगे, और ये उसकी इक्वेशन नीचे लिखी हुई है। आपने इन इक्वेशंस को रिव्यू करना है और इन इक्वेशंस को ड्राइव भी करना है। अब जाहिर बात है मेरे पास बेटा बोर्ड नहीं है, लेकिन ये बेसिक पॉलिनोमियल और अर्थमेटिक इक्वेशंस हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं, तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है कि भाई जब पहले सिर्फ एक इनपुट था तो वी डबल ई था, अब हमारे पास 3 इनपुट आ गए कि वीबी भी है, वीई भी है और वीसी भी है, तो उसमें क्या सिचुएशन होगी। ये बेटा स्लाइड भी अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इस स्लाइड में आपको जब सॉल्व करेंगे समझ के तो आपको अच्छी तरीके से ये चीज समझ भी आएगी। अब जैसे बेटा ये सर्किट है ना हमारे पास, हमने अभी ये सर्किट देखा, तो इस सर्किट में क्या था कि वी डबल ई माइनस वी डबल ई जो यहाँ नीचे रखा हुआ है, ये सिर्फ एक वोल्टेज जा रहा है, बाकी सारे ग्राउंडेड है, कहीं और वोल्टेज इनपुट नहीं जा रहा है। तो हमारे पास जो टोटल वोल्टेज है वी डबल ई, वो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर बी, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वी बी टर्मिनल जंक्शन, टर्मिनल नहीं बल्कि जंक्शन, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस जो आर ई है, जो रजिस्टर है एमिटर का। लेकिन इस वाली पिक्चर में आप देखें तो सिचुएशन ही डिफरेंट है। यहाँ पे वीबी पे अलग वोल्टेज है, यानी कि बेस का अलग वोल्टेज है,
एमिटर का अलग वोल्टेज है और कलेक्टर का अलग वोल्टेज है, तो हर किसी का अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा अपने पॉइंट्स पे। इस चीजों को बेटा आपने बहुत ही बारीकी से देखना है और समझना है कि ये चीज कैसे और क्यों हो रही है। सिमिलरली बेटा मैं दोबारा इस चीज पे आ जाता हूँ, जो ऑपरेटिंग पॉइंट पे जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पर भी हमारे पास सर्किट वैसा ही है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे एमिटर ग्राउंडेड है, वोल्टेज हमारा बेस पे गिवन है और कलेक्टर पे वोल्टेज गिवन है। ये पिक्चर मैंने आपको उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट था उसमें भी आपको हमने ड्रॉ करके, और काफी बच्चों ने भी मुझे बना के बेटा दिखाया था। हमें इस ग्राफ को स्टडी करना है और इसी को फोकस रखना है कि इसका जो क्यू पॉइंट है वो कहाँ पे किस वजह से वेरी कर रहा है। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम वीसी को चेंज करें या आईसी को चेंज करें, या फिर हम आईबी को कंट्रोल करें। इन तीनों पॉइंट को कंट्रोल करने से कौन कौन से, वीसीई, आईसी और आईबी, या अगर ये तो हुए इंटरनल पैरामीटर्स, एक्सटर्नल कौन कौन से थे बेटा? बेटा एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से थे? अभी मैंने आपको बताया पहली स्लाइड्स में। बेटा बताइए। बेटा किसी को नहीं पता है या मैं बता दूं अभी? बेटा आवाज आ रही है? बेटा जो एक्सटर्नल दो फैक्टर्स हैं वो हैं टेम्परेचर या ट्रांजिस्टर रिप्लेसमेंट, जिसकी वजह से हमारा क्यू पॉइंट शिफ्ट हो सकता है या उसको डिस्टरबेंस हो सकती है। तो आपसे एक सवाल में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ फला, एक सर्किट दूंगा मैं, चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो डीसी का ऑपरेटिंग पॉइंट है वो आपने, या क्यू पॉइंट जो है वो तलाश करना है, और वो किन वैल्यूज पे स्टेबल होगा। बेटा आवाज आ रही है मेरी? सर बहुत हल्की आवाज आ रही है। बेटा मेरा सवाल ये है कि आपको स्क्रीन जो नजर आ रही है जिसपे डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट नजर आ रहा है, उसमें आपको एक सर्किट नीचे नीचे नजर आ रहा है, ट्रांजिस्टर का स्कीमेटिक है, वो मुझे बताएं कौन से कॉन्फ़िगरेशन में है ये कॉमन एमिटर है या कॉमन कलेक्टर या कॉमन बेस? फिर आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो एवरीवन, बेटा कहाँ सारे सो गए दोबारा? हाँ सर।
बेटा जवाब देना कि इसमें सर्किट कौन से कॉन्फ़िगरेशन में ही है। सर आपने ऑप्शन क्या क्या दिए थे? बेटा कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस। कॉमन एमिटर। सर कॉमन एमिटर। वो कैसे बेटा? सर इनपुट आउटपुट शायद दोनों ग्राउंड से मिले हैं। बेटा देखिए, एक वोल्टेज है 0 to 5 वोल्ट VBB, वो है एमिटर और बेस के दरमियान। दूसरा आउटपुट वोल्टेज जो है वो 0 to 10 वोल्टेज है VCC, वो कलेक्टर और एमिटर के दरमियान है। और इसका जो गेन है बीटा DC, दैट इज 100, यानी जो भी इनपुट होगा वो 100 टाइम इंक्रीज होगा। इसका अगर आप रजिस्टर देखें RB तो 10 किलो ओम्स है, 10,000 ओम्स। लेकिन अगर RC का रजिस्टर की आप देखें, रेजिस्टेंस देखें तो वो सिर्फ 220 ओम्स है। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास हमने एक उसको सफोकेट किया हुआ है बेस को, कि उससे करंट फ्लो ही ना करे, तो IB बहुत कम फ्लो करेगा। तो आप IB की बेटा बराबर में वैल्यूज भी तो देखें ना, 200 मिली एम्पियर, 300 मिली, नो नॉट मिली, सॉरी माइक्रो, 300 माइक्रो, 400 माइक्रो एम्पियर, इतना एम्पियर हम फ्लो कराते हैं ताकि हमारे कंट्रोल में रहे। जिस तरह ड्रिप होती है सिरिंज, इंसान को जब ड्रिप लगती है खून की या किसी भी ग्लूकोज की या किसी भी चीज की, तो वो कंट्रोल बिहेवियर में चलती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो हम उसको कंट्रोल में रखते हैं। अगर वो स्पीड बढ़ जाए तो क्या होगा? बेटा ड्रिप की अगर हम स्पीड बढ़ा दें एक उसके नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट से तो क्या होगा? बेटा ड्रिप का तो बता सकते हैं, ड्रिप का नहीं बता सकते। लगता है बेटा सबको रोजा लग गया है ना, ऐसे ही है। ओहो, आवाज ही नहीं आ रही। चलिए बेटा, मैं आज आज का दिन आपको थोड़ा सा रेस्ट दे देता हूँ, ठीक है? 15 मिनट जैसी क्लास में रह गए, मैं 5 बजे मीटिंग को क्लोज कर दूंगा। और तब तक आप भले, अभी गर्मी भी, आई डू अंडरस्टैंड कि गर्मी सख्त है बहुत ज्यादा, और इसमें मसला होगा सबके लिए। आप भी 10 मिनट का बेटा आराम से रेस्ट ले लें, फिर उसके बाद क्लास में ऑफ कर दूंगा, ठीक है? लेकिन कल के लिए सर ये स्लाइड, आपने, जी सर ये स्लाइड शेयर कर दिए बस। मैं बेटा अभी आधे घंटे में आपको स्लाइड शेयर कर देता हूँ, सर ये स्लाइड लेकिन आप शेयर इसको कर पढ़ दिए। के दोबारा फिर हम बैठेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है? ओके जी सर। सर। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।